आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो कि एक इन्वायरमेंट के बारे में है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, हमको याद है प्लांट इकोलॉजी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो आज प्लांट एक बहुत काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। तो अब मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि वीडियो मेरे कंटिन्यू आए। तो मैंने इकोलॉजी से स्टार्ट किया है, बट मैं और भी टॉपिक्स लाऊंगा। तो इसमें जैसे कि आपको एक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने से रिलेटेड हो गया उसके भी मैं शॉर्ट नोट्स बना बना के डालूंगा। तो हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी के बारे में मैंने एक छोटा सा ही वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पहले उसी का दूसरा टॉपिक, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट आएगा। तो इन्वायरमेंट में हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है, ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में है। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग। मतलब हमारे चारों ओर जो हम कह सकते हैं परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, उसी को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, तो वो हमारे सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि इन्वायरमेंट्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग ऑन विच वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर our survival, whether it is a living organism like animal sorry, plants, or non-living organism like soil, air and water। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल में हर चीज़ इंक्लूड है, जैसे कि अगर हम देखें तो फिजिकली एंड केमिकली, और जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैविक कारक भी हैं बहुत सारे जो भी हैं हमारे। तो उनके इकाइयों की जो किसी की जीवधारी अथवा मतलब इकोसिस्टम पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, उनके सर्वाइवल को और जीविता को तय भी करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का एक दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल है। जैसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हवा है, हवा भी हमें ज़रूरत है, तो वो हम लोग इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। फिर हम लोग पेड़ पौधे हैं, वहाँ से हम लोग फूड्स लेते हैं, खाने के लिए चाहिए, और हम लोग भी उनको कुछ ना कुछ देते ही हैं, और एक हमारा तालमेल उनसे बना रहता है। फिर प्लस हमें पानी भी चाहिए, तो हम लोग वाटर्स भी हम एनवायरनमेंट से ही लेते हैं, एक नेचुरल से ही लेते हैं। तो ये हमारा जो हमारा डिपेंडेंसी है एनवायरनमेंट के प्रति एक बहुत ही अच्छा है, और मतलब कि डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट है। और हम लोग चौथा पॉइंट आता है कि एनी फैक्टर्स बायोटिक एंड एबायोटिक दैट इन्फ्लुएंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स और इको फैक्टर। एनी फैक्टर मतलब कह सकते हैं कि चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक है, जो हमारे चीज़ों को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत प्रभावित करते हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। और इसमें हम लोग को ये जानना होगा कि ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक बहुत ही ईज़िली बोलूँ तो इसमें हमारे एक्वेटिक प्लांट्स भी आ गए, इसमें हम फिश भी आ गए, इसमें एम्फीबियंस भी आ गए एंड एल्गी भी आ गए। एम्फीबियंस उनको कहते हैं जो पानी के पास में रहते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, पीएच ऑफ वाटर एंड सॉइल। ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब हम लोग एक छोटा सा, मैंने आगे 2 स्लाइड एक ऐड किया है कि रेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। तो ग्लोबल इशू जो है हमारे 4 हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशंस, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, एनर्जी रिसोर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और लोकल इश्यूज जो हैं रिवर पॉल्यूशंस, डैम्स एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब देखे होंगे कि हम लोग कितना भी हम सरल भाषा में कहें, जिसमें कार्बन हम लोग पढ़े होंगे, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कुछ मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग जितना भी, जिस तरह से हम लोग बहुत से भौतिक चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं, एसी यूज़ करने लगे हैं, फ्रिज यूज़ करने लगे हैं, बहुत सी चीज़ें बड़े बड़े मॉल्स में सेंट्रलाइज एसी लग गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनके पीछे से जो भी
एक गैसेस वगैरह निकल रहे हैं जो कि वो एक वायुमंडल में ही जा रहे हैं, और हम लोग फैक्ट्री में कूड़े कचड़े जलते हैं, जितने भी उससे हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, फिर जितना भी हमारे फैक्ट्री से कोयले के धुएं हो गए, फैक्ट्री के केमिकल्स के धुएं हो गए, तो ये सब जाके हमारे एयर में ही जाके एकत्रित होता है। तो जैसे कि हम लोग लंबे समय से चल रहे हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है उसको जो हम लोग जला रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल है उसको जलाने से 100 वर्षों में इसकी गति अब तो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उन्हें जलाने से जो एक तरह का वायुमंडल में जो गैसेस प्रभावित होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस भी कहते हैं, और वही ग्लोबल वार्मिंग है। और इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान भी अब देना शुरू कर दिया है। अब दूसरा आता है ओजोन लेयर का डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब कह सकते हो कि जो सूर्य की तरफ से पैराबैग्नी किरणें आ रही हैं, जो रेज आ रहे हैं, जो हानिकारक रेजेज आ रहे हैं जिनको हम लोग रोकते थे, तो वो सब रेजेस भी अब काफ़ी बढ़ने लगे हैं। उससे अब वो पहले जैसी धूप नहीं लग रही है, अब हम लोग काफ़ी देर नहीं रह पाते, सन रेज से काफ़ी स्किन्स के डिजीजेस शुरू हो रहे हैं। तो वो भी एक समस्या है आज के टाइम में, इस पर भी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एनर्जी रिसोर्सेज का डिप्लीशन का मतलब हम लोग गलत तरीके से फॉरेस्ट में घुसते चले जा रहे हैं और मतलब कि नेचुरल रिसोर्स को हार्म कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को भी प्रॉब्लम में है, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है, इश्यूज़ है। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं कि जैव विविधता तो मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ये भी एक बहुत बड़ा जनरल इशू है। जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स हैं, सॉइल है, एयर है, वाटर पॉल्यूशंस है, ये बढ़ गया है काफ़ी, देख सकते हैं। और बहुत सारे रोग भी आ रहे हैं जिसके वजह से ये भी प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें लोकल इश्यूज भी हैं, जैसे रिवर का पॉल्यूशन है। आप देख सकते हो गंगा स्वच्छता अभियान कितना चल रहा है अभी, कि गंगा की सफाई चल रही है, और उसके पानी को पहले जितना गंदा हुआ करता था आज वो बहुत ही साफ़ हो गया है। और इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद किया इसको, और आज भी इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गंगा प्रोजेक्ट पे डैम्स हो गए, जहाँ तहाँ डैम्स बन रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हो रहे हैं। और ये लोकल इश्यूज़ हैं जो आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत सी जगह पर हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत जगह हम लोग फॉरेस्ट में भी घुसते चले जा रहे हैं इलीगली हम तौर से, जिससे कि जानवर जो है हमारे शहरों में भी आ जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, कितना चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स पे बैन्स भी लग रहे हैं। ये इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बहुत सारे बीमारी आ जा रही है, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ लोकल इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग को सोचना चाहिए। और मैंने एक टॉपिक ये है कि एक टॉपिक जोड़ा है कि नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। इसमें यह है कि द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एनी गवर्नमेंट विदाउट द पार्टिसिपेटरी और रोल ऑफ पब्लिक, विच इज़ पॉसिबली ओनली व्हेन दे अवेयर अबाउट इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल इशू। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बहुत कुछ जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट इसमें अब गवर्नमेंट भी हम लोग को इसके बारे में समझाना शुरू कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट तक ही नहीं रहना है, इसमें हम लोग को भी पार्टिसिपेट करना है और हम लोग को भी इसके बारे में जानना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिग्रेडिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंटल इज एक्चुअली हार्मिंग, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड होने लगा है। आप देख सकते हो कि माउंटेन्स पे, हिमालयंस रीजन पे बहुत तेज़ी से लोग घर बनाने लगे हैं। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक चाइनीज़ का एक कहावत था कि इफ़ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट ट्राइज, और इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज, एंड इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स एडुकेट पीपल। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इस मीनिंग का मतलब तो समझ ही गए होंगे। और हम लोग 5 तारीख को जून को बनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। और इसके आगे अब हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग आगे नया टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, और वो हम जल्दी कल ही हो सकेगा अपलोड करेंगे। स्पेशल एंड टाइम स्किल्स ऑफ इन्वायरमेंट है, और इकोलॉजिकल फैक्टर्स का एक नोट्स बनाएंगे
जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में आपको बताएंगे और हैबिटेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो मेरा ये आपको कैसा लगा ये हमारा स्लाइड, और हमारा ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और इसके लिए आपको मेरी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगे, इसके लिए मैं आपसे बहुत ये हैं, और थैंक यू।